नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ व्यापम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद्यार्थी। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करिए ताकि मैक्सिमम जो है स्टूडेंट अपन से कनेक्ट हो सके और एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जो है उसका फायदा उठा सके। तो शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की, जिसमें आप लोगों के सामने सबसे पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के इस वीडियो सेक्शन का ये रहा। A 5-month-old infant is admitted to the emergency room with a temperature of 103.6 degree Fahrenheit and irritability. The mother states that the child has been listless for the past several hours and that he has had a seizure on the way to the hospital. A lumbar puncture confirmed a diagnosis of bacterial meningitis. The nurse should assess the infant for चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं: पेरीऑर्बिटल एडिमा, टेंसनेस ऑफ द एंटीरियर fontanel, पॉजिटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स और नेगेटिव स्कार्फ साइन। क्वेश्चन क्लियर है? न्यूबॉर्न बेबी, सॉरी 5 month-old चिल्ड्रन, इन्फेंट है, एडमिट हुआ इमरजेंसी में, टेम्परेचर उसका ज्यादा है और इरिटेबिलिटी के साथ में है बच्चा। मदर ने यहाँ स्टेट किया कि बच्चा जो है वो लिस्टलेसनेस हुआ है कुछ घंटों से। लिस्टलेसनेस का मतलब एकदम खाली, मतलब कोई रेस्पॉन्ड नहीं दे रहा, बगना हो चुका है, मतलब गैला हो चुका है, इस तरीके का बच्चा हो चुका है। आप लिस्टलेसनेस का मतलब समझे, गैला, बगना, खाली, बिना दिमाग वाला, इस तरीके का बच्चा लग रहा है मदर को। अब कुछ घंटों से ऐसा है, ही हैड ए सीजर ऑन द वे ऑफ द हॉस्पिटल, और रास्ते में आते आते उसको तान भी आई है, सीजर, कन्वर्जन, इक्टेरस, है ना, नर्वस सिस्टम की खतरनाक बीमारी है। कभी डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे थ्योरेटिकल लेक्चर के अंदर। तो हॉस्पिटल में रास्ते में ये बच्चा जो है वो सीजर से ग्रसित हो चुका है और लंबर पंचर ने कंफर्म किया, डायग्नोसिस बन गई बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बस अल्टीमेट इस क्वेश्चन का जो सार है वो है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। आप एज ए नर्स असेस कर रहे हो इन्फेंट को, तो किस चीज के लिए असेस करेंगे? पेरीऑर्बिटल एडिमा के लिए, टेनसनेस ऑफ द एंटीरियर fontanel, पॉजिटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स और नेगेटिव स्कार्फ साइन। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा, फटाफट से। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, सीजर आ चुका है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इरिटेबल भी है बच्चा और थोड़ा खालीपन भी फील कर रहा है बच्चा, लिस्टलेसनेस है, लंबर पंचर से आपने बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कंफर्म कर दिया है। तो एज ए नर्स आप इन्फेंट को असेस कर रहे हैं, तो किस चीज के लिए असेस करेंगे? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैक्सिमम लोगों ने जवाब देने की यहाँ पे कोशिश की है, कुछ लोगों ने पॉजिटिव बेबिंस की रिफ्लेक्स जवाब दिया है ना, सी, जो कि बहुत ही खोटा जवाब है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एक इन्फेंट एज में बेबिंस की रिफ्लेक्स का पॉजिटिव होना नॉर्मल है। बेबिंस की रिफ्लेक्स जो है वो डिसअपियर होता है 1 साल की उम्र पे, पीडियाट्रिक में हम पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। 1 साल की उम्र पे, तो यहाँ पॉजिटिव होना तो नॉर्मल है, तो ये तो कोई बीमारी को इंडिकेट ही नहीं करता, तो कैसे असेस करोगे आप? बेबिंस की रिफ्लेक्स के आधार पे तो आप कुछ नहीं बता सकते, है कि नहीं है? डी ऑप्शन में लिखा हुआ है नेगेटिव स्कार्फ साइन, तो ये भी खोटा जवाब है, क्योंकि प्री टर्म इन्फेंट होता तो स्कार्फ साइन की यहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट बात रहती है। इसका संबंध ही टर्म और प्री टर्म से, इसका संबंध बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से है ही नहीं, स्कार्फ साइन का संबंध बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से नहीं है। अब अगर आपका सवाल ये है कि स्कार्फ साइन सर होता क्या है, तो जो प्री टर्म बेबी होता है उसके हैंड को पकड़ के हम जो है अगर उसके माउथ की तरफ लेकर जाते हैं तो उसकी एल्बो जो है वो क्रॉस कर जाती है फेशियल एरिया को, इसका मतलब इसका साइन पॉजिटिव है, और ऐसा नहीं कर पाती है तो नेगेटिव है। ये टर्म और प्री टर्म को डिफाइन करती है। प्री टर्म बेबी में इसका साइन पॉजिटिव होता है और टर्म बेबी में नेगेटिव होता है। इसका साइन को डिटेल से समझेंगे हम थ्योरेटिकल लेक्चर के अंदर पीडियाट्रिक में, और डेमो के साथ में पढ़ेंगे हम, तब बहुत मजा आएगा इसको। तो यहाँ पे ये संबंध बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से नहीं है। और पेरीऑर्बिटल एडिमा जो ए ऑप्शन के अंदर अभी लिखा हुआ है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि उसका संबंध मेनिंजाइटिस से नहीं होता। पेरीऑर्बिटल एडिमा जो होता है वो इंडिकेट करता है रीनल फेलियर को, है ना, रीनल फेलियर को इंडिकेट करता है। तो ए खोटा है, सी खोटा है, डी खोटा है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी। और बी में लिखा हुआ है टेनसनेस ऑफ द एंटीरियर fontanel। टेनसनेस बोलो या बल्जिंग बोलो, एंटीरियर fontanel का बल्ज होना इंक्रीज आईसीपी को इंडिकेट करता है, और इंक्रीज आईसीपी जो है वो देखने को मिला है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में। इंक्रीज आईसीपी का मतलब होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर का बढ़ जाना। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, आईसीपी बढ़ जाता है।
बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में आईसीपी बढ़ने का रीजन है वहां पे इरिटेबिलिटी और ये सारी चीजें। नॉर्मल आईसीपी 5 to 15 होता है, 10 एवरेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है, और उससे ज्यादा अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर है 10 mm से ज्यादा तो ये इनकी आईसीपी का साइन है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A client with a bowel resection and anastomosis returned to his room with an NG tube attached to the intermediate suction. एक मरीज है जिसको बोवल रिसेक्शन हुआ है, एनास्टमोसिस आपने कर दिया है, अपने रूम में आया है, एनजी ट्यूब अटैच है इंटरमीडिएट सक्शन से ना, इंटरमीडिएट सक्शन से एनजी ट्यूब अटैच है, एनास्टमोसिस आपने किया है, बोवल रिसेक्शन आपने कर दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट द नेजोगैस्ट्रिक सक्शन इज वर्किंग प्रॉपर्ली? कौन सी ऑब्जर्वेशन इंडिकेट करती है कि जो एनजी ट्यूब सक्शन है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है, प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है द क्लाइंट्स एब्डोमेन इज सॉफ्ट, सेकंड है द क्लाइंट इज एबल टू स्वेलो, थर्ड है द क्लाइंट हैज एक्टिव बोवल साउंड, और लास्ट है द क्लाइंट्स एब्डोमिनल ड्रेसिंग इज ड्राई एंड इंटैक्ट। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। एनास्मोसिस आपने किया है बोवल रिसेक्शन करके, और मरीज आया है, एनजी ट्यूब अटैच है इंटरमीडिएट सक्शन से। क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे? वो इंडिकेट करता है कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है वो प्रॉपर्ली सक्शन कर रही है, प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। प्रॉपर्ली वर्क करने का इंडिकेशन क्या है? एनजी ट्यूब प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, इसका इंडिकेशन क्या है? देखो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है क्लाइंट्स एब्डोमिनल ड्रेसिंग इज ड्राई एंड इंटैक्ट। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इसका संबंध वुंड की हीलिंग से है, न कि एनजी ट्यूब के सक्शन से। अगर एब्डोमिनल ड्रेसिंग ड्राई है, इंटैक्ट है, इसका मतलब वुंड की हीलिंग प्रॉपर्ली हो रही है, लेकिन इसका संबंध सक्शन से नहीं है। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है द क्लाइंट हैज एक्टिव बोवल साउंड। अगर मरीज का बोवल साउंड एक्टिव है तो इस ये किससे रिलेटेड है? इसका मतलब होता है जो एक्टिव बोवल साउंड प्रेजेंट है, इसका मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से संबंधित है, पेरिस्टाल्सिस से संबंधित है। इसका संबंध भी जो है आपके सक्शन से नहीं है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से नहीं है। बी ऑप्शन में लिखा हुआ द क्लाइंट इज एबल टू स्वेलो। अगर मरीज स्वेलो करने में एबल है ना, मरीज अगर किसी चीज को स्वेलो कर पा रहा है, उस करने में एबल है, तो ये संबंध एनजी ट्यूब से नहीं है, इसका संबंध है कि गैग रिफ्लेक्स उसका प्रेजेंट है। तो बी सी और डी, स्वेलोइंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, सॉरी, तो बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए करेक्ट आंसर है। एनजी ट्यूब जब प्रॉपर्ली काम करती है तो एब्डोमेन सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता है, रिजिड नहीं होता है, डिस्टेंडेड नहीं होता है। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही अप्रोच किया। ए करेक्ट आंसर है। सॉफ्ट एब्डोमेन इंडिकेट करता है एनजी ट्यूब के प्रॉपर फंक्शनिंग को। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The nurse is teaching the client with insulin dependent diabetes the sign of hypoglycemia. Which of the following sign is associated with hypoglycemia? क्वेश्चन ने पूछा है, एक नर्स टीच कर रही है एक क्लाइंट को जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस का क्लाइंट है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस ये क्लाइंट को डिजीज है। हाइपोग्लाइसीमिया के साइन आप उस मरीज को समझा रहे हैं, हाइपोग्लाइसीमिया के साइन आप उस मरीज को समझा रहे हैं। कौन सा साइन है ना, निम्न में से कौन सा साइन जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया के साथ में एसोसिएटेड है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया? चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बीमारी है क्लाइंट को, हाइपोग्लाइसीमिया इन मरीजों में ज्यादातर होता है, तो कौन सा साइन हाइपोग्लाइसीमिया के साथ में एसोसिएटेड है? ऑप्शन है ट्रेमुलसनेस, स्लो पल्स, नोजिया, फ्लस्ड स्किन। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। हाइपोग्लाइसीमिया का साइन यहाँ पे पूछा गया है, कौन सा अर्ली और इनिशियल साइन है हाइपोग्लाइसीमिया का इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस वाले मरीज के अंदर? फटाफट से अपना जवाब पुट करिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत ही शानदार। हाइपोग्लाइसीमिया का अर्ली साइन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिएगा, फ्लस्ड स्किन, फ्लस्ड स्किन, नोजिया और स्लो पल्स, ये तीनों के तीनों साइन है हाइपरग्लाइसीमिया के। अगर आप ये जवाब दे रहे हैं तो बिल्कुल खोटा जवाब है। ये तीनों के तीनों साइन है हाइपरग्लाइसीमिया के, मतलब ब्लड शुगर लेवल का ज्यादा होना। ट्रेमुलसनेस जो है वो सबसे अर्ली और सबसे इनिशियल साइन है हाइपोग्लाइसीमिया का। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ट्रेमुलसनेस जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया का अर्ली साइन है। रेस्टलेसनेस, सॉरी, स्लो पल्स, नोजिया और फ्लस्ड स्किन हाइपरग्लाइसीमिया का साइन है। एडल्ट के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया 70 mg पर डीएल से कम ब्लड शुगर लेवल को बोलते हैं। चिल्ड्रन के अंदर, न्यूबॉर्न बेबी में हाइपोग्लाइसीमिया 40 mg पर डीएल से कम ब्लड शुगर को बोलते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया डायबिटीज का सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होता है
वो डायबिटीज मेलाइटस का हाइपोग्लाइसीमिया होता है। हाइपोग्लाइसीमिया वाला बच्चा जो है उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो ग्लूकोज, आईवी ग्लूकोज, इंट्रावीनस ग्लूकोज इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो इंट्रावीनस ग्लूकोज होता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर है ए, बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। Which of the following symptoms is associated with exacerbation of multiple sclerosis? क्वेश्चन है पूछा है कौन सा सिम्टम एसोसिएटेड है एग्जासर्बेशन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एमएस एक बीमारी है, उस एमएस बीमारी का एग्जासर्बेशन हुआ है। एग्जासर्बेशन मतलब बीमारी वापस रिकरेंट हुई है, वापस बीमारी स्टार्ट हुई है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी का एग्जासर्बेशन हुआ है, तो कौन सा सिम्टम इस एग्जासर्बेशन के साथ में एसोसिएटेड है? Which of the following symptom is associated with exacerbation of multiple sclerosis? एनोरेक्सिया, सीजर, डिप्लोपिया, इंसोम्निया। चार ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी का एग्जासर्बेशन वाला सिम्टम कौन सा है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस नर्वस सिस्टम की एक बीमारी जिसमें माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन। माइलिन शीथ जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीथ जो होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड, और ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है उसके जो न्यूरॉन होते हैं, उन न्यूरॉन के ऊपर पाई जाने वाली जो माइलिन शीथ है, उस माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन जिस बीमारी में होता है, माइलिन शीथ का क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन। इस माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन जिस बीमारी में, ये माइलिन शीथ ऐसे हट जाती है, तो जिस बीमारी में माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन होता है उस बीमारी का नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन होने से क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? एग्जासर्बेशन के साइन क्या रहेंगे? फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जब बीमारी हम पढ़ते हैं तो हम वहां पे पढ़ते हैं कि माइलिन शीथ का जब भी डिस्ट्रक्शन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन की माइलिन शीथ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की माइलिन शीथ, तो जब सेंटर में प्रॉब्लम होती है तो विजन में दिक्कत होती है। आंख और दिमाग का संबंध बहुत ज्यादा है, आपका दिमाग आपकी आंखों में पढ़ा जा सकता है। अब देखते हैं ना कि किसी आदमी की आंखें पढ़ना सीख लो, आप किसी आदमी की आंखें पढ़ के देख सकते हो इसका दिमाग कैसे काम करता है। जिस भी आदमी की आंखें अगर आपने देख ली, आंखें अगर आपने पढ़ ली, आंखें उसके पूरे व्यक्तित्व को इंडिकेट करती है साहब। या तो हम सिर्फ ब्रेन और नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, फंडामेंटल रूल है ये। आप किसी भी आदमी की आंखें पढ़ना अगर आपको आती है तो आप उसके दिमाग को पढ़ लेते हैं आंखों के थ्रू, है कि नहीं है? तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। आप किसी भी आदमी की फोटो अगर आपके सामने हो, उसकी आंखों की तरफ देखो, उसकी आंखें उस आदमी के सच्चेपन, अच्छेपन या बुरेपन या गलत इरादों को इंडिकेट कर देती है कि नहीं है? तो यहां पे भी हम आंख के को लेके चलेंगे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डिप्लोपिया, डबल विजन। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का साइन है डिप्लोपिया और डबल विजन, है ना? डिप्लोपिया और डबल विजन जो है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का साइन है, एग्जासर्बेशन का साइन है। तो सी यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एनोरेक्सिया, सीजर और इसके अलावा जो है इंसोम्निया। एनोरेक्सिया का मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, सीजर का मतलब इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल, और इंसोम्निया का मतलब होता है जो है लैक ऑफ स्लीप। तो ये साइन मल्टीपल स्क्लेरोसिस से संबंधित नहीं है। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। Which of the following condition is most likely related to the development of renal calculi? renal calculi, renal stone है ना के फॉर्मेशन से संबंधित कौन सी मोस्ट लाइकली डेवलपमेंटल प्रॉब्लम जो है, कंडीशन है जो रीनल स्टोन से संबंधित है? मतलब अगर ये बीमारी मरीज को है तो उसको रीनल स्टोन हो सकता है, रिलेटेड विद रीनल कैल्कुलाई। गाउट, पेनक्रेटाइटिस, फ्रैक्चर फीमर, डिस्क डिजीज। रीनल कैल्कुलाई से संबंधित कौन सी डिजीज है जिसमें रीनल कैल्कुलाई बनने की संभावना होती है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रीनल कैल्कुलाई जिससे बनता है ना, जिससे बनता है वो होता है कैल्शियम का लेवल ज्यादा होना बॉडी में, है ना? जिस मरीज की बॉडी में इंक्रीज हो जाए क्या, कैल्शियम का लेवल, तो रीनल कैल्कुलाई बन सकता है। कैल्शियम। डिस्क फ्रैक्चर फीमर जो है वो कैल्शियम की कमी वाली बीमारी है, तो ये तो बनने की कोई संभावना नहीं है, मतलब ये तो खोटा जवाब है सी बिल्कुल। डिस्क डिजीज जो है जिसमें डिस्क जो है वो स्लिप हो जाती है और नर्व को कंप्रेस करती है, तो इसका संबंध भी इससे नहीं है। तो ज्यादातर डिस्क डिजीज भी कैल्शियम की कमी वाले मरीजों में होती है, हड्डी की बीमारी है दोनों, है ना? तो सी और डी दोनों तो खोटे हो गए। पेनक्रेटाइटिस जो है उस बीमारी में भी बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया होता है। पेनक्रेटाइटिस में आपने सुना होगा हाइपोकैल्सीमिया होता है, तो ये भी खोटा है। बी, सी और डी तीनों खोटे हैं, तो कौन सा आंसर बना पीछे? ए, गाउट। गाउट बीमारी
जिसके अंदर यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। गाउट वो बीमारी है जिसमें इंक्रीज होता है बॉडी में, और क्या इंक्रीज हो जाता है? यूरिक एसिड। इसलिए गाउट वाले मरीज के अंदर हाइपर यूरिसीमिया देखने को मिलता है, हाइपर यूरिसीमिया देखने को मिलता है। यूरिक एसिड का लेवल जो है वो बॉडी में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है गाउट वाले पेशेंट के अंदर। तो हाइपर यूरिसेमिक कंडीशन, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ना, गाउट बीमारी यहां पे देखने को मिलती है। ए यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, a client with AIDS acquired immunodeficiency syndrome is admitted to the treatment of वास्टिक syndrome, और वास्टिंग सिंड्रोम उसको हो रहा है, वास्टिंग सिंड्रोम उसको हो रहा है, उसके ट्रीटमेंट के लिए मरीज एडमिट हुआ है। कौन सी डाइटरी मॉडिफिकेशन जो है यूज करेंगे कंपनसेट करने के लिए फॉर द लिमिटेड एब्जॉर्प्टिव कैपेबिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी मॉडिफिकेशन कैन बी यूज टू कंपनसेट फॉर द लिमिटेड एब्जॉर्प्टिव कैपेबिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। वास्टिंग सिंड्रोम एड्स के मरीज में इसीलिए होता है क्योंकि जो आंत है उसकी वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। जो मरीज होता है उसमें उसके न्यूट्रिएंट जब एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, उसको डायरिया देखने को मिलता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं पूरे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। ये एड्स के मरीज में इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन हो जाते हैं और उसकी वजह से होता है, जिसकी वजह से मरीज में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, तो वास्टिंग सिंड्रोम हो जाता है। मसल का वास्टिंग वहां देखने को मिलता है। क्वेश्चन ने पूछा है ऐसे मरीज के अंदर कौन सा डाइटरी मॉडिफिकेशन आप करेंगे? थ्रूली कुकिंग ऑल फूड, ऑफरिंग योगर्ट एंड बटर मिल्क बिटवीन मील, फोर्सिंग फ्लूइड्स, प्रोवाइडिंग स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील। कौन सा डाइटरी मैनेजमेंट उसमें मदद करेगा इस कंडीशन से कोप करने के लिए? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, बी जवाब दिया है जो कि खोटा जवाब है। बी खोटा जवाब है, ए खोटा जवाब है, सी खोटा जवाब है, तीनों ही खोटे हैं। ए बी सी खोटा है तो एक ही बचा, और करेक्ट आंसर क्या है? डी, प्रोवाइड स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील। प्रोवाइड स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील ये इंप्रूव करता है मरीज की एपेटाइट को, है ना? ये इंप्रूव करेगा मरीज की एपेटाइट को, और जब मरीज की एपेटाइट बढ़ जाएगी और ये रिड्यूस कर देगा नोजिया को, है ना? यहाँ पे मरीज की एपेटाइट तो इंप्रूव हो जाएगी, नोजिया डिक्रीज हो जाएगा। नोजिया कम हो गया, एपेटाइट बढ़ गई, मरीज का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो गया, वजन बढ़ने लग जाएगा, वास्टिंग कम कंट्रोल आ जाएगी। ए इनकरेक्ट है क्योंकि ये कभी भी एब्जॉर्प्शन को लिमिटेड नहीं करता है ना? अगर कुकिंग सारे फूड को कुक करके आप थोड़ी लेंगे तो इससे एब्जॉर्प्शन का लिमिटेशन नहीं होता है, उसे कंपनसेट नहीं कर पाएगा। फूड और जो बेवरेजेस जो होते हैं वो बेसिकली लाइव कल्चर्स उसके अंदर रहते हैं और वो डिस्करेज करते हैं इम्यून कंप्रोमाइज क्लाइंट के अंदर, है ना? तो ये भी खोटा हो गया। आंसर बी जो है वो भी इनकरेक्ट यहाँ पे रहेगा। आंसर सी है वो भी इनकरेक्ट है क्योंकि फोर्सिंग फ्लूइड कभी भी लिमिटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंटेस्टाइन को कंपनसेट नहीं कर पाएगा। ए बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। अगर आप स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील देंगे तो इससे जो लिमिटेड एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी है इंटेस्टाइन की वो कंपनसेट होगी, और ये डाइटरी मॉडिफिकेशन वास्टिक सिंड्रोम में मरीज के लिए मददगार बनेगा, हेल्पिंग हैंड बनेगा, उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा करेगा। जैसे कि आप लोग इस वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा के ये भलाई कर सकते हो, है ना? किसी ने बहुत ठीक कहा है कि कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा, तो उदाहरण प्रस्तुत करो लोगों के सामने, ऐसा मटेरियल भेजो, लोगों को बताए चीजों के बारे में। बहुत कम लोग अच्छा मटेरियल रिसीव कर पाते हैं। अपनी इस मेहनत को हम लोग जो रोज मेहनत करते हैं वो अगर ज्यादा लोगों के साथ में करेंगे तो हमें ज्यादा मजा आएगा, और ये एनर्जी अगर ज्यादा लोगों के साथ में बनती है तो डेफिनेटली और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे और मैक्सिमम लोगों के सपनों को साकार करेंगे अपन। सफलता हर आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है लाइफ के अंदर, और आप लोग उस सफलता में उसके भागीदार, सारथी, साथी बन सकते हैं। ये एक नोबल काम है लाइफ के अंदर। लाइफ का सबसे नोबल काम होता है जिंदगी के अंदर जब आप कुछ अच्छा करते हैं किसी के लिए, आपकी थॉट अच्छी होती है, आप अच्छे इंसान बन के कुछ करने की कोशिश करते हैं, ये काम लाइफ में नोबल काम होता है। तो नोबल काम करिए, एक नोबल थॉट, नोबल थिंकिंग के साथ में जिंदगी में आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, the treatment protocol for a client with acute lymphocytic leukemia include prednisone, methotrexate, and cimetidine. The purpose of the cimetidine is to एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्लाइंट का जो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया का मरीज है, एएलएल का मरीज है, और उसमें आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कौन सा रहेगा जिसमें प्रेडनिसोन, मेथोट्रेक्सेट और सिमेटिडिन आपने इंक्लूड कर दिया। तो क्या पर्पज है यहाँ पे सिमेटिडिन का, है ना? एक मरीज का, एक एएलएल का मरीज है, उसमें आपने 3 दवाइयां दे रहे हो आप एएलएल के मरीज को। उसको प्रेडनिसोन चल रहा है जो कि एक स्टेरॉइड ड्रग है प्रेडनिसोन, एक मेथोट्रेक्सेट चल रहा है जो कि एक कीमोथेरेपेटिक एजेंट है,
और एक सिमेटिडिन चल रहा है जो कि एक S2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। क्वेश्चन ने पूछा है कि ये जो सिमेटिडिन नाम के भाई साहब चल रहे हैं ना, उसको ये दवाई का क्या काम है, सिमेटिडिन क्या करेगा वहां पे, सिमेटिडिन क्या करेगा, डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम, enhance the effectiveness of methotrexate, promote peristalsis, prevent common side effect of prednisone। ये दवाई पैनक्रियाटिक एंजाइम के सिक्रीशन को डिक्रीज करेगी, ये दवाई मेथोट्रेक्सेट के इफेक्टिवनेस को वहां पे स्टेबलाइज कराएगी, ये दवाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को प्रमोट करेगी, या ये दवाई प्रेडनिसोलोन जो ड्रग है स्टेरॉइड उसके साइड इफेक्ट को प्रिवेंट करती है। क्या काम रहेगा आपका सिमेटिडिन दवाई का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही अप्रोच किया। कॉमन साइड इफेक्ट जो प्रेडनिसोलोन दवाई के होते हैं वो होता है गैस्ट्रिक अल्सर। प्रेडनिसोलोन दवाई का कॉमन साइड इफेक्ट क्या रहता है? गैस्ट्रिक अल्सर। क्या साइड इफेक्ट रहता है? गैस्ट्रिक अल्सर। और गैस्ट्रिक अल्सर ना बने इसके लिए हम उसको क्या देते हैं? S2 रिसेप्टर ब्लॉकर। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। प्रेडनिसोलोन के कॉमन साइड इफेक्ट को प्रिवेंट करने का मदद करेगी। प्रेडनिसोलोन से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? गैस्ट्रिक अल्सर बन सकते हैं। उस अल्सर को बनने से रोकने के लिए S2 रिसेप्टर ब्लॉकर, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर वहां पे काम में लेते हैं, और सिमेट्रिडिन दवाई जो है वो S2 रिसेप्टर ब्लॉकर है सर। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी, है ना, इट प्रिवेंट गैस्ट्रिक अल्सर फॉर्मेशन। सिमेट्रिडिन अल्सर फॉर्म नहीं होने देगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी का संबंध सिमेटिडिन दवाई से नहीं है। ये दवाई ना तो पैनक्रियाटिक एंजाइम के सिक्रीशन को कम करती है, ना मेथोट्रेक्सेट के इफेक्टिवनेस को बढ़ाती है, और ना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को प्रमोट करती है। तो ये तीनों ही खोटे जवाब है। डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इट प्रिवेंट ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ प्रेडनिसोन। स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट होता है गैस्ट्रिक अल्सर, इसलिए स्टेरॉइड को हमेशा पोस्ट सीबम लेते हैं, खाना खाने के बाद में लेते हैं। और सिमेटिडिन इसके अल्सर फॉर्मेशन को में मदद करती है कि नहीं होने देगी अल्सर फॉर्मेशन, S2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके HCl के सिक्रेशन को कम करवा के। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। Which of the following meal choices is suitable for a 6 month old infant? देखिएगा, ये जितने भी चीजें हम पढ़ रहे हैं यहां हमारे पास में थोड़ा टाइम लिमिटेड है। मतलब अपने को जो ये लेक्चर होता है उसको कम टाइम में मैक्सिमम चीजें डिलीवर के हिसाब से होता है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे बाउंस करके अपने को चलना पड़ता है। अच्छा कंटेंट और बनता है जब तब थ्योरी बहुत पूरी तरीके से पक्की पक्की हो। तो इस थ्योरी को पक्का करने के लिए हम बहुत जल्दी मिलेंगे और इस पूरी थ्योरी को पक्का करेंगे, तब आपके एमसीक्यू और ज्यादा पक्के होंगे। और जिस दिन थ्योरी और एमसीक्यू आपके पक्के हो जाएंगे उस दिन आपको एग्जाम में सिलेक्ट होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो थ्योरी पक्का करें, फिर एमसीक्यू पक्का करें, डेफिनेटली सिलेक्शन की श्योरिटी लेवे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा मील ऑफ चॉइस सुटेबल है 6 महीने के बच्चे के लिए, 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट है, उसके लिए मील ऑफ चॉइस क्या है? एग व्हाइट, फॉर्मूला एंड ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, कैरेट एंड होल मिल्क, राइस सीरियल, एप्पल जूस एंड फॉर्मूला, मेलबा टोस्ट, एग योक एंड होल मिल्क। कौन सा इंपोर्टेंट मील ऑफ चॉइस है जो कि सूटेबल है एक 6 महीने के बच्चे के लिए? 6 महीने का बच्चा है साहब, याद रखिएगा, 6 मंथ, जिसमें अभी अभी हमने क्या शुरू की है? वीनिंग शुरू की है, वीनिंग, वीनिंग सप्लीमेंट्री फीडिंग, वीनिंग हमने शुरू की है। तो वीनिंग वाले बच्चे में कौन सा सबसे अच्छा फूड आइटम है? वेरी गुड, वेरी गुड, 6 महीने का बच्चा, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। कुछ लोगों ने जवाब देने की सही कोशिश की है। 6 मंथ के बेबी के लिए, 6 मंथ के बेबी के लिए राइस सीरियल, एप्पल जूस एंड फॉर्मूला, ये सबसे अच्छा मील ऑफ चॉइस है। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइस सीरियल, एप्पल जूस एंड फॉर्मूला, ये सुटेबल फूड है 6 महीने के बच्चे के लिए, 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट। होल मिल्क, ऑरेंज जूस, और ये जो अपना एग जो है वो सुटेबल होता ही नहीं है यंग इन्फेंट के लिए, ये यंग इन्फेंट है, इसलिए उसके लिए एग वाइट या एप्पल जूस या होल मिल्क ये यंग इन्फेंट के लिए अलाउ नहीं है। ये बच्चा अपना यंग इन्फेंट है, 6 महीने का यंग इन्फेंट है, इसके लिए ये फूड आइटम सही नहीं है। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप राइस सीरियल दो बच्चे को, एप्पल जूस दो, फॉर्मूला दो, ये बच्चे के लिए सूटेबल है, बेस्ट है, उसका फूड ऑफ चॉइस बन सकता है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। द लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर एन इंजेक्शन ऑफ विटामिन के टू द न्यू बॉर्न, है ना, एलपीएन जो है वो प्रिपेयर कर रही है एक इंजेक्शन विटामिन के का एक न्यू बॉर्न बेबी को। द नर्स शुड एडमिनिस्टर द इंजेक्शन इन द,
इंजेक्शन कहां पे एडमिनिस्टर करेंगे? आज के एमसीक्यू सेशन का सबसे इजी क्वेश्चन आ गया साहब। बहुत इजी क्वेश्चन है। विटामिन के एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, कंसेप्ट बहुत क्लियर है, वेरी गुड, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, है ना। गलत दिखा नहीं और उसको सजा मिलेगी साहब, उसको सजा मिलेगी, बड़ी सजा मिलेगी। क्या बात है, क्या बात है। सबने मान रख दिया, सम्मान रख दिया, मालामाल कर दिया, कमेंट बॉक्स को राफेल बना दिया। मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत ही अच्छे, क्या बात है, वेरी गुड। बी इज द करेक्ट वन। वास्टस लैटरलिस मसल, थाई मसल, इसको क्या बोलते हैं? थाई मसल। मिड थाई, थाई मसल बोलो, मिड थाई की मसल बोलो, लेटरल साइड के ऊपर पाई जाती है। वास्टस लैटरलिस मसल का नाम है और इस मसल पे हम लगाते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन्फेंट में। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की साइड जो है वो डेल्टोइड हो सकती है, ग्लूटियल हो सकती है। जैसे एक डेल्टोइड लिखा हुआ है, ग्लूटियल लिखा हुआ है, ये हो सकती है। लेकिन डेल्टोइड और ग्लूटियल में हम न्यूबॉर्न बेबी को इन्फेंट एज में इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे जब हम आईएम इंजेक्शन लगाते हैं तो नर्व इंजुरी होती है। यहाँ पे हम आईएम इंजेक्शन लगाते हैं तो क्या होती है? नर्व इंजुरी। डेल्टोइड के अंदर ब्रेकियल नर्व और ग्लूटियल के अंदर सियाटिक नर्व, है ना। ब्रेकियल पाल्सी, ब्रेकियल प्लेक्सस, ब्रेकियल नर्व और सियाटिक नर्व, ये नर्व इंजुरी होती है। ये नर्व इंजुरी जो है होने की संभावना रहती है जब आप डेल्टोइड और ग्लूटियल पे आईएम लगाते हैं। तो नर्व इंजुरी को नहीं होने देना है, नर्व इंजुरी को प्रिवेंट करना है, तो यहां पे आप आईएम इंजेक्शन नहीं लगा सकते। ये दोनों ही तो हो गया खोटा जवाब। तो पीछे एक ही बचा है, वास्टस लैटरलिस मसल, थाई मसल। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंट्रामस्कुलर की बेस्टेस्ट साइट है, बहुत ही बढ़िया, याद रखिएगा, जहां पे नर्व इंजुरी होने की संभावना न्यूबॉर्न बेबी में नहीं होती है। इन्फेंट एज में आईएम इंजेक्शन हमेशा वास्टस लैटरलिस पे लगता है। विटामिन के दिया जाता है ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूले। और इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल उस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करें। भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो दिखाइए सारथीपन और कर दीजिए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप बेहतरीन सुन रहे हैं, बेहतरीन पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, बेस्ट पढ़ रहे हैं, तो बेस्ट लोगों तक भेजिए, बेस्ट करवाइए, लोगों के ज्ञान को बढ़ाइए और डेफिनेटली उनकी लाइफ में एक उज्जवल भविष्य उनको प्रदान करिए। तो मिलते हैं दोबारा एक नई एनर्जी, नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।